चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर वाला जो 993 पोस्ट वाला आया है। उसका आज हम लोग पूरा सुपड़ा साफ करने वाले हैं, मतलब उसमें हम लोग पूरा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके जी सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। केवल मैथ बाकी रहेगा, मैथ इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक है देख लीजिए आप लोग, सभी टॉपिक को और उसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मतलब सब टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। उसके नीचे उसका क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सब इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग फिजिक्स को देख लेते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री को देख लेंगे और फिर जीके देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले फिजिक्स को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए फिजिक्स का पहला टॉपिक है आवर्तकाल, सरल लोलक। चलिए पहले हम लोग सरल लोलक ही देख लेते हैं, सरल लोलक की बात कर लेते हैं, यानी कि सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। परिभाषा इसका क्या आ जाएगा, किसी हल्की एवं अविस्तारणीय डोरी डोरी के एक सिरे पे बंधे भारी पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं। मतलब कोई एक डोरी है, उसमें कोई भारी पिंड बांध दिया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई और अंडर रूट एल अपॉन में जी। याद रखिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी हो जाएगा। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। याद रखिएगा टी इक्वल टू जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी हो जाएगा। जहाँ पर टी की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, गुरुत्व त्वरण हो जाएगा। और टी किसके समानुपाती हो जाएगा, एल अंडर रूट एल के समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में समानुपाती। और जी के क्या होता है, अंडर रूट जी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब जैसे यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया कि अगर यदि जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और जी का मान अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल घट जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो गया, लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर यदि जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिफ्ट में। ऊपर त्वरण ए से जाए तब क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी प्लस में ए हो जाएगा, जी प्लस में ए हो जाएगा। मतलब अगर यदि ऊपर त्वरण जाएगा, अगर यदि ऊपर त्वरण ए से जाएगा तब क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी प्लस में ए हो जाएगा। और अगर नीचे जाएगा तब क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, जी माइनस ए। अब विशेषता याद रखना है कि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लिफ्ट अगर नीचे जाएगी तो टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा। और अगर लिफ्ट नीचे जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस ये याद रखना है। अब चलिए इसका हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। बोला जा रहा है सरल सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। याद रखिएगा सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है आवर्तकाल का सूत्र है। आवर्तकाल का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी हो जाएगा। आप लोग को पढ़ाए हैं, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी हो जाएगा। अब बोला गया जी पर आवर्तकाल क्या होगा, जी बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है, देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब जी जैसे बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बोला गया लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा सिर्फ समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है, तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊपर जाते लिफ्ट में आवर्तकाल क्या होगा। अभी आप लोग को बताएं कि जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन लिफ्ट अगर नीचे आएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बताइए इसमें क्या बोलेगा, ऊपर जाते लिफ्ट में आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा, वह बिंदु जहाँ पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। वह बिंदु जहाँ पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, क्या हो जाएगा, वह बिंदु जहाँ पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात कर लेते हैं। यदि बाह्य बल अगर शून्य है तो F बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अर्थात द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है, स्थिर रहेगा। द्रव्यमान केंद्र का वेग स्थिर रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम पर ये काम करता है। बाह्य बल नहीं है तो गति भी क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब जब तक बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी पिंड गति में नहीं आएगा, और अगर यदि कोई भी पिंड गति में है तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको हम लोग बाह्य बल नहीं लगाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। तो वह बिंदु
वह बिंदु जहाँ पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात कर लेते हैं। यदि बाह्य बल शून्य होगा तो बल भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अर्थात द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है, स्थिर रहेगा। और ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। मतलब बाह्य बल नहीं है तो गति भी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है द्रव्यमान केंद्र क्या है। तो द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्रीय द्रव्यमान का बिंदु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, तो केंद्रीय द्रव्यमान का बिंदु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बाह्य बल शून्य होने पर COM क्या का वेग क्या हो जाएगा, इसका वेग भी क्या हो जाएगा, नियत रहेगा। जैसे बाह्य बल शून्य कर देंगे तो COM का क्या हो जाएगा, मान शून्य हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, COM का मान, यानी कि सेंटर ऑफ मास का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का शून्य हो जाएगा। यानी बाह्य बल शून्य होने पर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी सॉरी, नियत रहेगा। शून्य होने पर क्या हो जाएगा, नियत रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यमान केंद्र का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। अभी आप लोग को बताएं द्रव्यमान केंद्र का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान केंद्र का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, ये हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं COM का अर्थ क्या है, यानी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। COM का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बाह्य बल नहीं होने पर संवेग क्या हो जाएगा। तो अभी आप लोग को बताया कि संरक्षित रहेगा। बाह्य बल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। बाह्य बल नहीं होने पर संवेग क्या हो जाएगा, संरक्षित रहेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बोला जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, छोटी जी का मान हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर छोटी जी का मान कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई पर जी एच इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। जी एच बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई ऊंचाई पर जी एच का मान क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि जी एच बराबर जी इक्वल टू टू, जी अपॉन में टू कर दिया जाए तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू माइनस वन आर हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा। एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस वन इंटू आर हो जाएगा। और याद रखना है कि जी आधा होने पर ऊंचाई क्या हो जाएगा, 0.414 आर के बराबर हो जाएगा। जी आधा होने पर ऊंचाई क्या हो जाएगा, 0.414 आर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.414 आर के बराबर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर छोटी जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऊंचाई पर जी एच कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यदि जी एच की बात कर लेते हैं तो जी अपॉन में टू हो जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस वन आर इंटू आर के बराबर हो जाएगा। और याद रखना है कि जी आधा होने पर ऊंचाई कितना हो जाएगा, 0.414 के बराबर हो जाएगा, 0.414 आर के बराबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है पृथ्वी पर जी का मान लगभग होता है। पृथ्वी पर जी का मान लगभग कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर देखिए बोला जा रहा है ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होगा। ऊंचाई जैसे ही बढ़ेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, छोटी जी का मान घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर छोटी जी का मान क्या होता है, घटता है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा तो छोटी जी का मान क्या हो जाएगा, घट घट जाएगा। और ऊंचाई घटने पर छोटी जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन बोला गया है जी किस छोटी जी किस राशि को दर्शाता है। तो किससे किसको दर्शाता है, त्वरण को बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है। छोटे जी किस राशि को दर्शाता है, याद रखिएगा त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन को दर्शाता है। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन को दर्शाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान क्या होता है। याद रखिए शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। और पृथ्वी से दूर जाने पर छोटी जी का मान क्या हो जाएगा, याद रखिएगा घटता है। पृथ्वी से दूर जाने पर छोटी जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पृथ्वी से दूर जाने पर छोटी जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी से दूर जाने पर छोटी जी का मान क्या होता है,
याद रखिएगा घटता है। और अभी आप लोग को बताएं छोटी जी किस राशि को दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है। और ऊंचाई बढ़ने पे छोटी जी का मान क्या होता है, घटता है। ऊंचाई घटने पे छोटी जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। पृथ्वी पर जी का मान लगभग कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, तापीय प्रसार की बात कर लेते हैं, थर्मल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, थर्मल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, तापीय प्रसार की बात कर लेते हैं। देखिए रेखीय प्रसार इसमें इसमें आता है रेखीय प्रसार। हम लोग रेखीय प्रसार की बात कर लेते हैं, तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर हो जाएगा अल्फा एल और डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार की बात कर लेते हैं। यदि लंबाई में x प्रतिशत की वृद्धि होगा तो क्षेत्रफल लगभग कितना हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। यदि लंबाई में अगर x प्रतिशत की वृद्धि होता है तापीय प्रसार में, यदि लंबाई में x प्रतिशत बढ़ जाएगा तो इसका 2 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना लगभग हो जाएगा, 2x प्रतिशत के बराबर की वृद्धि हो जाती है। 2x प्रतिशत की वृद्धि होता है। जैसे हम लोग उदाहरण की बात कर लेते हैं, लंबाई अगर 1% बढ़ा है, इसका मतलब क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रैखिक प्रसार की बात कर लेते हैं, डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा एल डेल्टा टी हो जाएगा, अल्फा एल डेल्टा टी हो जाएगा। क्षेत्रीय प्रसार की बात कर लेते हैं, यदि लंबाई में x प्रतिशत की वृद्धि होगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2x प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। अगर लंबाई में x प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 2x प्रतिशत की वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण मान लेते हैं, उदाहरण की बात कर लेते हैं, लंबाई अगर 1% बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। तो लंबाई में 1% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2% हो जाएगा। लंबाई में 1% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। याद रखिएगा, लंबाई में 1% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल क्या होता है, 2% हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय प्रसार किस कारण होता है। तो तापीय प्रसार की बात कर लेते हैं, किस कारण होता है, ताप बढ़ने से होता है। तापीय प्रसार किस कारण से होता है, ताप बढ़ने से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला जाए तापीय प्रसार किस कारण होता है, ताप बढ़ने से होता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु गर्म करने पर क्या होती है, याद रखिएगा फैलती है। धातु गर्म करने पर क्या होती है, फैलती है। धातु को गर्म करेंगे क्या होती है, वो फैल जाती है। अगला नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक लगभग। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक लगभग की बात कर लेते हैं, 2a के बराबर होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात कर लेते हैं, लगभग 2a के बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात कर लेते हैं, लगभग कितना होता है, 2a के बराबर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है, लगभग ये 3a के बराबर होता है। आयतन प्रसार गुणांक की बात कर लेते हैं, किसके बराबर होता है, 3a के बराबर होता है। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या बताएं आप लोग को। देखिए लंबाई में 1% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल क्या होता है, 2% हो जाता है। तापीय प्रसार किस कारण होता है, ताप बढ़ने के कारण होता है। धातु गर्म होने पर क्या होता है, फैलती है। क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक कितना होता है, तो 2a के बराबर होता है। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक लगभग कितना होता है, ये 3a के बराबर होता है। क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय पूछा जाएगा तो 2a के बराबर, आयतन पूछा जाएगा तो 3a के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है सयांता, यानी कि विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। सयांता यानी कि विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा पहले इसका हम लोग देख लेते हैं। तो द्रव की परतों के बीच गति का विरोध करने वाला गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। द्रव की परतों के बीच गति का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं, तो श्यानता कहते हैं। याद रखिएगा, श्यानता कहते हैं। द्रव की परतों के बीच गति का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। हम लोग उदाहरण की बात कर लेते हैं। शहद क्या होता है, अधिक श्यान होता है। शहद का क्या होता है, अधिक श्यान होता है, अधिक श्यान होता है। पानी क्या होता है, कम श्यान होता है। द्रव की परतों के बीच गति का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। जिससे कि शहद क्या हो जाएगा, अधिक श्यान हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, कम श्यान हो जाएगा। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं, ML-1 T-1 हो जाएगा। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, ML-1 T-1 हो जाएगा। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र हो जाएगा ML-1 T-1 हो जाएगा। इसका एसआई मात्रा की बात कर लेते हैं, न्यूटन और सेकंड मीटर इनवर्स हो जाएगा। न्यूटन सेकंड मीटर पर -2 हो जाएगा। न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। श्यानता गुणांक का श्यानता गुणांक का एसआई मात्रा की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर पास्कल होता है।
या फिर पास्कल इंटू सेकेंड होता है, ठीक है, पास्कल इंटू सेकेंड हो जाएगा। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग श्यानता की बात कर लेते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, द्रव की परतों के बीच गति का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, शहद अधिक श्यान होता है और हम लोग पानी की बात कर लेते हैं कम श्यान होता है। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं तो एम एल माइनस वन और टी माइनस वन हो जाएगा। अब इसका हम लोग एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं। एसआई मात्रक, एसआई एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड मीटर न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या तो फिर पास्कल इंटू सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, पास्कल इंटू सेकेंड। चलिए इसका हम लोग एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। श्यानता क्या है, तो श्यानता क्या हो जाएगा, द्रव का प्रवाह विरोध हो जाएगा। श्यानता क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है श्यानता क्या है, श्यानता क्या हो जाएगा, द्रव का प्रवाह विरोध हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, अधिक श्यान द्रव कौन है, तो अधिक श्यान द्रव क्या हो जाएगा, शहद हो जाएगा। अधिक श्यान द्रव क्या हो जाएगा, शहद हो जाएगा। पानी, दूध, शहद, पेट्रोल में कौन सा हो जाएगा अधिक श्यान, क्या हो जाएगा, शहद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वो देख लेते हैं। श्यानता का ऐसा ही मात्रक होता है, श्यानता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल इंटू सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्यानता का सही मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल इंटू सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है। तो श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन हो जाएगा। एम एल माइनस वन टी माइनस वन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला गया श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है, क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है कम श्यान तत्व द्रव कौन है। कम श्यान द्रव की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, तो इसमें पानी हो जाएगा। शहद, ग्लिसरीन, पानी, तेल, इसमें कौन सा हो जाएगा, पानी हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फास्ट में। बोला जा रहा है श्यानता क्या है, तो द्रव का प्रवाह विरोध है। अधिक श्यान द्रव कौन है, इसमें जो पूछा जा रहा है पानी, दूध, शहद, पेट्रोल में कौन सा हो जाएगा, शहद हो जाएगा। श्यानता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, तो पास्कल सेकेंड हो जाएगा। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन हो जाएगा। कम श्यान द्रव कौन सा है, शहद, ग्लिसरीन, पानी, तेल, इनमें कौन सा हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक बोला जा रहा है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं। गतिकी का द्वितीय नियम, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं। उष्मागतिकी की बात कर लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, उष्मा कार्य कार्य उष्मा को कार्य तथा ऊर्जा के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, उष्मागतिकी कहलाता है। मतलब उष्मा हो गया, कार्य हो गया तथा ऊर्जा हो गया, इसके संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है, उष्मागतिकी कहलाता है, ठीक है। उष्मागतिकी कहलाता है, किसका किसका अध्ययन, उष्मा हो गया, कार्य हो गया तथा ऊर्जा। उष्मा कार्य और ऊर्जा, उष्मा कार्य और ऊर्जा, उष्मा कार्य और ऊर्जा, मतलब क्या हो जाएगा, उष्मा कार्य और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, उष्मागतिकी कहलाता है। उष्मा कार्य तथा ऊर्जा के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, उष्मागतिकी कहलाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। तो उष्मा स्वतः गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उष्मा स्वतः क्या होती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट बोला जा रहा है, किसी भी वास्तविक प्रक्रिया में एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ती है। किसी भी वास्तविक प्रक्रिया में एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। अब हम लोग एंट्रोपी की बात कर लेते हैं। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी अव्यवस्था डिसऑर्डर का माप है। एंट्रोपी क्या है, तो अवस्था यानी कि डिसऑर्डर का माप है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। प्रथम नियम क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। द्वितीय नियम क्या हो जाएगा, एंट्रोपी का नियम हो जाएगा। तृतीय क्या हो जाएगा, परम शून्य ताप पर एंट्रोपी न्यूनतम हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उष्मागतिकी की बात कर लेते हैं, उष्मागतिकी का नियम की बात कर लेते हैं। इसका द्वितीय नियम ज्यादा पूछा जाता है। उष्मागतिकी का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। तो उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। तो उष्मा कार्य तथा ऊर्जा के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, उष्मागतिकी कहलाता है। द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। उष्मा स्वतः गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और किसी भी वास्तविक प्रक्रिया में एंथ्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। एंथ्रोपी की बात कर लेते हैं। एंथ्रोपी अर्थव्यवस्था का माप है, यानी डिसऑर्डर का माप है। एंथ्रोपी क्या है, अर्थव्यवस्था अव्यवस्था का माप है। एंथ्रोपी क्या हो जाएगा, अव्यवस्था का माप है।
महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, प्रथम नियम क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर के नियम पर काम करता है। द्वितीय नियम क्या हो जाएगा, एंट्रोपी का नियम हो जाएगा। तृतीय नियम क्या हो जाएगा, परम शून्य ताप पर एंट्रोपी न्यूनतम हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। एंट्रोपी का नियम किसे कहते हैं, तो द्वितीय नियम को एंट्रोपी का नियम कहा जाता है। द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, एंट्रोपी का नियम कहते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऊष्मा स्वतः किस दिशा में बहती है, हमेशा ऊष्मा की बात करते हैं ठंड, ये गर्म से ठंडी की ओर, ठंड की ओर ये बहती है। ऊष्मा क्या होती है, गर्म से ठंडी की ओर बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एंट्रोपी किसका माप है, तो एंट्रोपी किसका माप हो जाएगा, अव्यवस्था का हो जाएगा। एंट्रोपी किसका माप है, अव्यवस्था का माप हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ऊर्जा संरक्षण किस नियम से संबंधित है, तो हम लोग ऊर्जा संरक्षण की बात कर लेते हैं। किस नियम से संबंधित है, तो प्रथम नियम से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण किस नियम से संबंधित है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वास्तविक प्रक्रिया में एंट्रोपी क्या होती है, तो वास्तविक प्रक्रिया में एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी की बात कर लेते हैं, वास्तविक प्रक्रिया में बढ़ती है। चलिए इसको हम लोग एक बार फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। एंट्रोपी का नियम किसे कहते हैं, तो द्वितीय नियम को कहते हैं। ऊष्मा स्वतः किस दिशा में बहती है, तो गर्म से ठंडी की ओर बहती है। एंट्रोपी किसका माप है, तो अव्यवस्था का माप है। ऊर्जा संरक्षण किस नियम पर संबंधित है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर संबंधित है। वास्तविक प्रक्रिया में एंट्रोपी क्या होती है, वास्तविक प्रक्रिया में एंट्रोपी बढ़ती है। वास्तविक प्रक्रिया में एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। प्रकाश का वेग की बात कर लेते हैं। प्रकाश का वेग, तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है, अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग याद रखिएगा, निर्वात में अधिकतम होता है। और किसी भी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का वेग क्या होता है, कम हो जाता है। किसी भी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का वेग क्या होता है, कम हो जाता है। और माध्यम के अनुसार निर्वात निर्वात में अधिक होता है, वायु में कम होता है, जल में कम होता है, फिर कांच में कम, सबसे कम होता है। निर्वात से कम किसका होता है, वायु का। वायु से कम किसका होता है, जल का। जल से कम किसका होता है, कांच का होता है। हम लोग अपवर्तनांक की बात करते हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन में भी हो जाएगा। एन बराबर सी अपॉन में भी हो जाएगा, जहाँ सी क्या हो जाएगा, निर्वात में वेग हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, माध्यम में वेग। चलिए एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश का वेग की बात कर लेते हैं, नोट्स में बात कर लेते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है, अधिकतम होता है। किसी भी माध्यम में प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का वेग क्या होता है, कम हो जाता है। किसी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का वेग क्या होता है, कम हो जाता है। और माध्यम के अनुसार की बात कर लेते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, वायु में निर्वात से कम होता है, जल में वायु से भी कम होता है, सबसे कम कांच में होता है। ठीक है, अब चलिए हम अपवर्तनांक की बात कर लेते हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन में वी हो जाएगा, जहाँ सी क्या है, निर्वात में वेग है, और वी क्या हो जाएगा, माध्यम में वेग हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो आप लोग को पता है कि कहाँ होता है, निर्वात में होता है। जल वायु कांच निर्वात, कहाँ हो जाएगा, निर्वात में हो जाएगा प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जल में प्रकाश का वेग होता है, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, घट जाता है। जल में प्रकाश का वेग क्या होता है, घटता है। अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो जाएगा, सी अपॉन में भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन बोला जा रहा है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक की बात कर लेते हैं। वायु, जल, कांच निर्वात, किसका हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा कांच का हो जाएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका हो जाएगा, कांच का हो जाएगा। ठीक है, और हीरा रहेगा तो सबसे ज्यादा हीरा का होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं। अनुनाद की बात कर लेते हैं, अनुनाद। तो चलिए हम लोग परिभाषा देख लेते हैं अनुनाद का। तो जब किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति उस वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तब अनुवाद होता है, अनुनाद होता है। बोला जा रहा है जब किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति उस वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तब अनुनाद होता है। क्या हो जाएगा अनुनाद, तो बाह्य आवृत्ति बराबर प्राकृतिक आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाह्य आवृत्ति बराबर प्राकृतिक आवृत्ति। और दूसरा क्या हो जाएगा, आयाम अधिकतम हो जाता है। आयाम क्या होता है, अधिकतम हो जाता है।
उदाहरण झूला हो गया, रेडियो ट्यूनिंग हो गया या फिर संगीत वाद्य यंत्र हो गया। चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य आवृत्ति बल की आवृत्ति क्या होती है, उस वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तब अनुनाद क्या होता है, तब अनुनाद होता है। अनुनाद की शर्त की बात कर लेते हैं, बाह्य आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आवृत्ति, और दूसरा क्या हो जाएगा, आयाम अधिकतम हो जाता है। अब हम लोग उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे झूला हो गया, रेडियो ट्यूनिंग हो गया, संगीत वाद्य यंत्र हो गया, ये सब हो जाएगा। ठीक है, संगीत वाद्य यंत्र हो गया, ये सब हो जाएगा। अब चलिए इसका हम एमसीक्यू देख लेते हैं। तो अनुनाद कब होता है, जब आवृत्ति समान हो। अनुनाद कब होता है, जब आवृत्ति समान हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अनुनाद में आयाम, अनुनाद में आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। अनुनाद में आयाम क्या होता है, अधिकतम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। झूला किसका उदाहरण है, तो झूला किसका उदाहरण हो जाएगा, अनुनाद का उदाहरण हो जाएगा। झूला किसका उदाहरण है, अनुनाद का उदाहरण हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है अनुनाद के लिए आवश्यक है, अनुनाद के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा, तो समान आवृत्ति हो जाएगा। अनुनाद के लिए कौन आवश्यक है, तो समान आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अनुनाद के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा, समान आवृत्ति हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। रेडियो ट्यूनिंग की साथ किस पर आधारित है, तो रेडियो ट्यूनिंग की बात कर लेते हैं, किस पर आधारित है, अनुनाद पर आधारित है। रेडियो ट्यूनिंग की बात कर लेते हैं, किस पर आधारित है, तो अनुनाद पर आधारित है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें ओम का नियम की बात कर लेते हैं। V बराबर आई आर हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर हो जाएगा। ओम का नियम क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। इसमें हम लोग प्रतिरोध यानी R बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो V बटे आई हो जाएगा। V बराबर आई आर हो जाएगा और R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई हो जाएगा। V बराबर आई आर और R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई हो जाएगा। हम लोग बल्ब प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि यदि P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R, तो क्या हो जाएगा, R बराबर V स्क्वायर अपॉन में P हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में P हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। 100 वाट और क्या हो जाएगा, 220 वाट 220 वोल्ट हो जाएगा। 100 वाट और 220 वोल्ट हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 220 का होल 220 स्क्वायर अपॉन में 100 हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, 484 ओम के बराबर हो जाएगा। आर किसके बराबर हो जाएगा, 484 ओम के बराबर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओम का नियम क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर हो जाएगा। V बराबर आई आर, और हम लोग प्रतिरोध यानी आर की बात कर लेते हैं। V अपॉन में आई हो जाएगा। बल्ब प्रश्न की बात करते हैं। यदि V बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर आर अपॉन में आर, तब आर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में P हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में P, मतलब P आएगा तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे आर, और आर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे P हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो 100 वाट और 220 वोल्ट की बात कर लेते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 220 स्क्वायर बटे में 100, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। ओम का नियम किसने दिया था, तो ओम का नियम किसने दिया था, तो ओम ने दिया था। अब देखिए V बराबर आई आर क्या है, V बराबर आई आर क्या हो जाएगा, ओम का नियम हो जाएगा। V बराबर आई आर क्या हो जाएगा, ओम का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कितना के बराबर हो जाएगा, 484 ओम के बराबर हो जाएगा। 100 वाट और 220 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 484 ओम के बराबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध बढ़ने पर धारा क्या होती है, तो घटती है। प्रतिरोध बढ़ने पर धारा क्या होती है, घटती है। याद रखिएगा, प्रतिरोध बढ़ने पर धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओम का नियम किसने दिया था, तो ओम ने दिया था। V बराबर आई आर क्या हो जाएगा, ओम का नियम हो जाएगा। 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 484 ओम के बराबर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने पर धारा क्या होती है, याद रखिएगा, घटती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। साइक्लोट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का आविष्कार क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट लॉरेंज हो जाएगा। अर्नेस्ट लॉरेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। साइक्लोट्रॉन का आविष्कारक कौन हो जाएगा, अर्नेस्ट लॉरेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, साइक्लोट्रॉन का आविष्कारक हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अर्नेस्ट लॉरेंज हो जाएगा। इसका कार्य की बात कर लेते हैं। आवेशित कणों को उच्च वेग प्रदान करता है। ये क्या करता है, आवेशित कणों को उच्च वेग प्रदान करता है। और किन कणों को त्वरित कर सकता है, याद रखिएगा, प्रोटॉन को त्वरित कर सकता है, न्यूट्रॉन को भी
ये त्वरित कर सकता है, अल्फा कण को भी त्वरित कर सकता है और किन्हें त्वरित नहीं कर सकता, याद रखिएगा न्यूट्रॉन को कभी भी ये त्वरित नहीं कर सकता है। न्यूट्रॉन को कभी भी ये त्वरित नहीं कर सकता क्योंकि उस पर आवेश नहीं होता है। सिद्धांत की बात कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है ये। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, साइक्लोट्रॉन की बात कर लेते हैं, इसके आविष्कारक कौन हो जाएगा, अर्नेस्ट लॉरेंज हो जाएगा। अर्नेस्ट लॉरेंस हो जाएगा। हम लोग कार्य की बात कर लेते हैं, आवेशित कणों को उच्च वेग प्रदान करता है, किन कणों को त्वरित कर सकता है, तो जिस पर आवेश होता है, जैसे प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, इसको ये त्वरित कर सकता है। किसे त्वरित नहीं कर सकता, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पे कोई आवेश होता ही नहीं है। ठीक है, हम लोग सिद्धांत की बात कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव पर ये आधारित हो जाएगा। अब इसका हम लोग एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, याद रखिएगा किसने किया था, लॉरेंस ने किया था। ठीक है, लॉरेंस ने किया था। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने में होता है, तो हम लोग बात कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने में होता है, तो आवेशित कण को त्वरित करने में होता है। लेकिन जिसमें जो कि आवेशित कण है ही नहीं, जैसे कि न्यूट्रॉन हो गया, इसमें कोई आवेश ही नहीं होता है, तो वो त्वरित होगा क्या, नहीं होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आवेशित कण हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है निम्न में से किसे साइक्लोट्रॉन त्वरित नहीं कर सकता, तो किसे साइक्लोट्रॉन त्वरित नहीं कर सकता, याद रखिएगा न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है, प्रोटॉन को किया जा सकता है, अल्फा कण को किया जा सकता है और न्यूट्रॉन को भी किया जा सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई आवेश ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए इसे त्वरित करना संभव नहीं है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है न्यूट्रॉन को त्वरित क्यों नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पे आवेश ही नहीं होता है, आवेश नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, साइक्लोट्रॉन किस क्षेत्र पर आधारित है। हम लोग साइक्लोट्रॉन की बात कर लेते हैं, यह विद्युत एवं चुंबकीय दोनों पर आधारित है, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों पर आधारित है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन की बात कर लेते हैं, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों पर आधारित है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या हो जाएगा परिभाषा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अपनी दिशा बदल लेती है, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन कहते हैं। चलिए इसका हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य भी क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन आवृत्ति क्या होता है, स्थिर रहता है, यानी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा स्थिर रहता है। और अगर यदि विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो चाल क्या होती है, घटती है, तरंगदैर्घ्य भी क्या होती है, घटती है, लेकिन आवृत्ति क्या होता है, स्थिर रहती है, क्योंकि आवृत्ति जो है ये स्थिर रहती है, ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। ठीक है, अब हम लोग स्नेल का नियम की बात कर लेते हैं, एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर। जहाँ हम लोग आई की बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, आर की बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा, आप अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन कोण हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आवृत्ति क्या होती है, स्थिर रहती है। और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होती है, चाल घटती है, तरंगदैर्घ्य भी घटती है, आवृत्ति क्या आती है, स्थिर रहती है, कभी भी चेंजिंग नहीं होता है, यानी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर हो जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर हो जाएगा। जहाँ आई की बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा, आपतन कौन हो जाएगा, और आर की बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा, अपवर्तन कौन हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपवर्तन क्या है, तो अपवर्तन क्या हो जाएगा, तो बी और सी दोनों, मतलब क्या हो जाएगा, दिशा परिवर्तन और प्रकाश का मुड़ना दोनों हो जाएगा, दिशा परिवर्तन और प्रकाश का मुड़ना दोनों हो जाएगा, दिशा परिवर्तन और प्रकाश का मुड़ना दोनों हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका प्रकाश की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल क्या होती है, घटती है, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसका मतलब प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश का चाल बढ़ती है। और अपवर्तन में कौन सी राशि स्थिर रहती है, याद रखिएगा, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की चाल की और क्या होती है,
विरल से सघन माध्यम में जैसे प्रकाश की चाल जाती है, प्रकाश अगर यदि प्रवेश करती है तो इसका चाल क्या होती है, घट जाती है। याद रखिए विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का चाल क्या होती है, घटती है। और स्नेल का नियम की बात करते हैं, किससे संबंधित हो जाएगा, तो स्नेल का नियम जो है ये अपवर्तन से संबंधित हो जाएगा। स्नेल का नियम की बात कर लेते हैं, ये अपवर्तन से संबंधित है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा अगर यदि किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि धारा प्रवाहित चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और आगे बोला जा रहा है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन में 2r के बराबर हो जाएगा, जहाँ बी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, आई क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और निष्कर्ष क्या निकलता है, बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r, यानी कि बी व्युत्क्रमानुपाती आर के बराबर हो जाएगा। यानी अर्थात क्या हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, और त्रिज्या अगर घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। और वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r के बराबर हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन में 2r के बराबर हो जाएगा। जहां हम लोग बात कर लेते हैं, बी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और निष्कर्ष क्या निकलता है, बी व्युत्क्रमानुपाती आर के बराबर हो जाएगा। मतलब अर्थात त्रिज्या बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसमें इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, याद रखिएगा 1/r² के, सॉरी 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 1/r के समानुपाती होता है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है, 1/r के समानुपाती होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और धारा क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। और त्रिज्या का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें अगर अगर धारा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यदि त्रिज्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा। इसमें बोला कि धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, धारा बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, त्रिज्या बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो अभी आप लोग को बताएं, घट जाता है। त्रिज्या जैसे बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा है मात्रा की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा है मात्रा टेस्ला होता है। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा है मात्रा क्या हो जाएगा, टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। धारा प्रवाहित चालक के आसपास क्या बनता है। तो धारा प्रवाहित चालक के आसपास क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अभी आप लोग को बताएं, धारा प्रवाहित चालक के आसपास क्या बनता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ध्रुवन कौन, ठीक है, पोलराइजिंग एंगल की बात कर लेते हैं। पोलराइजिंग एंगल की बात कर लेते हैं, ध्रुवन कौन यानी कि पोलराइजिंग एंगल की बात कर लेते हैं। नोट्स, बूस्टर का नियम क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू टेन आई पी हो जाएगा। बूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू टेन आई पी, जहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, और आई पी क्या हो जाएगा, ध्रुवन कोण हो जाएगा। बूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू टेन आई पी, हम लोग बात कर लेते हैं। म्यू क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, और आई पी क्या हो जाएगा, ध्रुवन कोण हो जाएगा। और म्यू का मान कितना होता है, √3 के बराबर होता है। तो आई पी बराबर क्या हो जाएगा, √3, आई पी बराबर √3। और टेन आई पी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी आई पी बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स √3। टेन √3 का मान कितना, टेन √3 कितना डिग्री मान होता है, 10 में 60 डिग्री का मान होता है। तो ऐसे आई पी का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। महत्वपूर्ण याद रखना है कि अपवर्तनांक √3 का मान का ध्रुवन कोण किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ध्रुवन कोण यानी पोलराइजिंग एंगल की बात कर लेते हैं। बूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू टेन आई पी। म्यू इक्वल टू टेन आई पी, म्यू क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, आई पी क्या हो जाएगा, ध्रुवन हो जाएगा। और यदि म्यू इक्वल टू √3 है तो आई पी टेन आई पी बराबर क्या हो जाएगा, √3। और आई पी का मान निकालिएगा तो 10 में √3 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। अब महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा अपवर्तनांक √3 कितना होता है, ध्रुवन कोण 60 डिग्री के बराबर होता है।
अब चलिए इसका हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बूस्टर का नियम क्या है? बूस्टर का नियम क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू 10 IP, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है अपवर्तनांक √3 होने पर ध्रुवन कौन होगा? क्या हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ध्रुवन का संबंध है। ध्रुवन का संबंध की बात कर लेते हैं, किससे हो जाएगा? प्रकाश से संबंध है। ध्रुवन का संबंध किससे हो जाएगा? प्रकाश से हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ध्रुवन कोण का दूसरा नाम क्या है? तो ध्रुवन कोण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बूस्टर कोण हो जाएगा। याद रखिएगा ध्रुवन कोण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बूस्टर कोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बूस्टर नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है? बूस्टर नियम किसने दिया था? तो बूस्टर नहीं दिया था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला क्या हो जाएगा? बूस्टर का नियम क्या है? म्यू इक्वल टू 10 IP। अपवर्तनांक √3 के ध्रुवन कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ध्रुवन का संबंध किससे है? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश से हो जाएगा। ध्रुवन कोण का दूसरा नाम क्या है? बूस्टर कोण है। इसके बाद बताएं बूस्टर का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बूस्टर नहीं दिया था। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रेडियो धर्मिता की बात कर लेते हैं। रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। कुछ अस्थिर नाभिकीय स्वतः विघटित होकर अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। मतलब क्या देगा? को अस्थिर नाभिक स्वतः विघटित होकर क्या होती है? अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करती है। इसी को हम लोग कहते हैं रेडियो धर्मिता कहते हैं। अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ की बात करते हैं। वह समय जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा घट आधी रह जाए, जो हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। तो देखिए सूत्र क्या हो जाएगा? टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 अपन में के, या फिर लेमडा हो जाएगा। के और या के भी कभी आता है, कभी कभी रहता है के, कभी कभी लेमडा दे देता है। तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 अपन में लेमडा हो जाएगा। जहाँ टी हाफ क्या हो जाएगा? अर्ध आयु हो जाएगा। टी हाफ क्या हो जाएगा? अर्ध आयु। और लेमडा क्या हो जाएगा? 6 नियतांक हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। अर्ध आयु बराबर अर्ध आयु समानुपाती किसके हो जाएगा? 1/लेमडा के समानुपाती हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए एक बार फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। रेडियो धर्मिता क्या है? कुछ अस्थिर नाभिकीय स्वतः विघटित होकर अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो धर्मिता कहते हैं। हम लोग अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ की बात करते हैं। वह समय जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। सूत्र की बात कर लेते हैं। टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन में के, या फिर लेमडा हो जाएगा। जहाँ टी हाफ क्या हो जाएगा? अर्ध आयु हो जाएगा। और लेमडा क्या हो जाएगा? 6 नियतांक हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। अर्ध आयु बराबर अर्ध आयु किसके समानुपाती हो जाएगा? 1/लेमडा के बराबर हो जाएगा। 1/लेमडा के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट, चलिए इसमें हम लोग अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? याद रखिएगा। बेकरेल ने किया है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया है? तो बेकरेल ने किया है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया है? बेकरेल ने किया है। लेकिन तो बेकरेल ने किया है। ठीक है चलो, बेकरेल ने किया है। रेडियो धर्मिता खोज किसने किया? बेकरेल ने। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है अर्ध आयु का सूत्र क्या है? अर्ध आयु का सूत्र की बात करते हैं। क्या हो जाएगा? 0.693 अपान में लेमडा हो जाएगा, या फिर के भी कर सकते हैं। ठीक है। अर्ध आयु का सूत्र क्या हो जाएगा? 0.693 अपान में लेमडा, या फिर के हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 6 नियतांक बढ़ने पर अर्ध आयु क्या होती है? तो 6 नियतांक बढ़ने पर अर्ध आयु क्या हो जाएगी? घटती है। 6 नियतांक बढ़ने पर अर्ध आयु क्या होती है? घटती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेडियो धर्मी किरणें कितने कितने प्रकार की होती है? रेडियो धर्मी किरणें कितने प्रकार की होती है? याद रखिएगा 3 प्रकार की होती है। रेडियोधर्मी किरणें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। रेडियोधर्मी किरणें 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन बोला जाए 5वें क्वेश्चन में है कौन सी किरण धनावेशित होती है? कौन सा हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा में कौन सा हो जाएगा? अल्फा जो है कि ये धनावेशित होती है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फास्ट में। रेडियोधर्मिता की खोज ने किया है, बेकरेल ने किया है, हेनरी बिगुलर ने किया है। अर्ध आयु का सूत्र क्या है? 0.693 अपॉन में क्या, यानी या फिर लेमडा हो जाएगा। 6 नियतांक बढ़ने पर अर्धायु क्या होती है? घटती है। रेडियोधर्मी किरणें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन सी किरण धनावेशित होती है? याद रखिएगा कौन सी हो जाएगा? तो अल्फा किरणें हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो खोज इसकी किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या किया था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसका खोज किसने किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है। अब इसका हम लोग परिभाषा की बात कर लेते हैं। जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। इसी पर काम करता है ये वो जो कि सोलर पैनल जो होता है, इसी पे काम करता है। जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं।
तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या किया था। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? ऑटोमेटिक दरवाजे में करते हैं। ऑटोमेटिक दरवाजे में, यानी लाइट आएगा अपने आप दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। स्ट्रीट लाइट में क्या जाता है, जैसे लाइट बंद होगा धीरे धीरे ये स्ट्रीट लाइट वो जलने लगता है। कैमरा में भी किया जाता है, ठीक है। कैमरा वगैरह में, सोलर उपकरण में किया जाता है। अब चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू इसका देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने किया है? आइंस्टीन ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? किसमें रूपांतरित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में क्या उत्सर्जित होते हैं? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में क्या उत्सर्जित होता है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किससे संबंधित है? याद रखिएगा, प्रकाश से संबंधित है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है। अगला बोला जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए प्रकाश की कैसी आवृत्ति होनी चाहिए थी? तो उपयुक्त सीमांत और अधिक होना चाहिए, मतलब कि जितना कि इसका नीड होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें प्रकाश होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। और अगर उतना पूरा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यही रीजन है कि रात में सोलर पैनल काम नहीं करता है। क्या बोला जा रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए प्रकाश की कैसी आवृत्ति चाहिए? कैसी चाहिए? तो उपयुक्त या फिर सीमांत से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में बोला जा रहा है नाभिक के संलयन। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, नाभिक के संलयन। चलिए हम लोग नाभिक के संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन देख लेते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अधिक अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक के संलयन यानी कि फ्यूजन कहते हैं। मतलब क्या देगा? जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक के संलयन कहते हैं, ठीक है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक के संलयन कहते हैं, ठीक है, फ्यूजन कहते हैं। उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो 2H और 3H मिलकर के क्या होता है? हीलियम बनाता है, प्लस में एनर्जी निकलती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को नाभिक के संलयन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 3H और 2H और 3H मिलकर क्या होता है? 4He, और यानी कि और इसमें एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी कि ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम मिलकर के क्या बनाता है? हीलियम प्लस ऊर्जा उत्पन्न करती है। सूर्य, अच्छा, ड्यूटेरियम का सूत्र क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, और हीलियम क्या हो जाएगा? ट्रिटियम क्या हो जाएगा? H3 हो जाएगा। और हीलियम प्लस में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। तो क्या हो जाएगा? सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? नाभिक के संलयन हो जाएगा। संलयन की शर्तें की बात कर लेते हैं। अत्यधिक उच्च तापमान लगभग क्या होता है? करोड़ों डिग्री सेल्सियस होता है, और अत्यधिक दाब होता है। संलयन बनाम विखंडन, संलयन और विखंडन में अंतर देख लेते हैं। तो नाभिक के संलयन क्या होता है? हल्के नाभिक जुड़ते हैं, जबकि नाभिक के विखंडन में क्या होता है? भारी नाभिक टूटता है। इसमें नाभिक के संलयन में क्या हो जाएगा? हल्के नाभिक जुड़ते हैं, और विखंडन क्या हो जाएगा? भारी नाभिक टूटता है। और नाभिक के संलयन क्या हो जाएगा? सूर्य में होता है। और नाभिक के विखंडन क्या होता है? परमाणु रिएक्टर में होता है। और नाभिक के संलयन की बात कर लेते हैं। अधिक ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है, और नाभिक के विखंडन में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए एक बार फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक के संलयन यानी फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और ड्यूटेरियम ट्रिटियम मिलकर के हीलियम प्लस ऊर्जा बना जाएगा। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत की बात कर लेते हैं, नाभिक के संलयन है। और संलयन की शर्तें क्या हो जाएगी? अत्यधिक उच्च तापमान, यानी कि लगभग करोड़ों डिग्री सेल्सियस होता है, और अत्यधिक दाब भी होता है। हम लोग संलयन और विखंडन की बात कर लेते हैं। तो संलयन में क्या हो जाएगा? नाभिक, हल्के नाभिक जुटते हैं, और विखंडन में क्या हो जाएगा? भारी नाभिक टूटता है। और संलयन में क्या हो जाएगा? सूर्य में होता है, और विखंडन क्या हो जाएगा? परमाणु रिएक्टर में होता है। और संलयन की बात करते हैं, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और नाभिक के विखंडन में क्या होता है? अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसका हम लोग एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? नाभिक के संलयन हो जाएगा। और नाभिक के संलयन में क्या होता है? याद रखिए, हल्के नाभिक जुटते हैं। नाभिक के संलयन में क्या होता है? हल्के नाभिक जुटते हैं। और अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में, संलयन के लिए आवश्यक तापमान क्या होता है? अत्यधिक अधिक हो जाएगा। संलयन के लिए आवश्यक तापमान क्या हो जाएगा? अत्यधिक अधिक हो जाएगा। और अगला 4 नंबर क्वेश्चन में है, सूर्य किस प्रक्रिया से
ऊर्जा देता है। सूर्य किस प्रक्रिया से ऊर्जा देता है? याद रखिएगा, संलयन से ऊर्जा देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है, संलयन में कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है? हीलियम गैस बनती है। चलिए एक बार फास्ट में रिवाइज करते हैं। सूर्य का की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा। नाभिक के संलयन में क्या होता है? याद रखिएगा, हल्के नाभिक जुड़ते हैं। संलयन के लिए आवश्यक तापमान क्या हो जाएगा? अत्यधिक अधिक हो जाएगा। सूर्य किस प्रक्रिया से ऊर्जा देता है? तो क्या हो जाएगा? संलयन से ऊर्जा देता है। संलयन में कौन सी गैस बनती है? याद रखिएगा, हीलियम गैस बनती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, विस्थापन धारा की यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर लेते हैं। तो अवधारणा इसमें देख लेते हैं। विस्थापन की अवधारणा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दी थी। किसने दिया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। विस्थापन धारा का अवधारणा किसने दिया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। अब इसकी आवश्यकता की बात कर लेते हैं। संधारित्र यानी कैपेसिटर के बीच के क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। महत्व की बात करें तो चुंबकीय तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो, टीवी, मोबाइल संचार में महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर लेते हैं। अवधारणा की बात कर लेते हैं। विस्थापन धारा की अवधारणा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दी थी। और इसका आवश्यकता की बात कर लेते हैं। संधारित्र यानी कैपेसिटर के बीच के क्षेत्र में भी चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग महत्वपूर्ण महत्व की बात कर लेते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत पर आधारित है ये। रेडियो, टीवी, मोबाइल संचार में महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। विस्थापन धारा का विचार किसने दिया था? याद रखिए, किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। विस्थापन धारा का विचार किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। विस्थापन धारा किससे संबंधित है? विस्थापन धारा की बात कर लेते हैं, किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संधारित्र से संबंधित है। विस्थापन धारा किससे संबंधित है? संधारित्र से संबंधित है। और तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन धारा कहाँ महत्वपूर्ण है? तो विस्थापन धारा की बात कर लेते हैं, कहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा? संधारित्र के बीच हो जाएगा। विस्थापन धारा की बात कर लेते हैं, कहाँ पर महत्वपूर्ण है? संधारित्र के बीच महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में है, मोबाइल संचार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मोबाइल संचार की बात कर लेते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है? याद रखिएगा, चुंबकीय तरंग पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर आधारित है। मोबाइल संचार की बात कर लेते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर आधारित है। एक बार फिर से इसको हम लोग फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। विस्थापन धारा का विचार किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। विस्थापन धारा किससे संबंधित है? संधारित्र से संबंधित है। विस्थापन धारा किससे संबंधित है? संधारित्र से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने दिया था। विस्थापन धारा कहाँ महत्वपूर्ण है? संधारित्र के बीच महत्वपूर्ण है। मोबाइल संचार किस सिद्धांत पर आधारित है? याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर आधारित है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, नैंड गेट की बात कर लेते हैं। देखिए, मूल गेट क्या होता है? 3 गो होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट होता है। और नैंड गेट की बात कर लेते हैं। देखिए, एंड गेट और नॉट गेट मिल करके नैंड गेट बनाता है। और एंड गेट और गेट मिल करके, सॉरी, नॉट गेट और गेट मिला मिला करके नॉर गेट बनाता है। और नॉट गेट और एंड गेट मिला करके नैंड गेट बनाता है। नैंड गेट बोला गया, नैंड का अर्थ होता है नॉट प्लस एंड। नॉट गेट और एंड गेट दोनों मिलकर के क्या बनाता है? नैंड गेट बनाता है। और नोर गेट कैसे बनाता है? तो नॉट गेट और गेट मिलकर के नोर गेट बनाता है। ठीक है। प्रतीक की बात कर लेते हैं, एंड गेट प्लस में नॉट गेट हो जाएगा। सत्यता सारणी यानी ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं। तो इसमें नैंड गेट की बात कर लेते हैं, तो एंड का जो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अगर जीरो, इसमें क्या हो जाएगा? अपोजिट होता है। जीरो गुना जीरो कीजिए, कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा एक हो जाएगा। और जीरो गुना एक है, क्या हो जाएगा? जीरो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक और जीरो आप लोग को पता होगा, बाइनरी नंबर दुगो होता है। बाइनरी नंबर दुगो होता है, जीरो और एक होता है केवल। अब देखिए, जीरो गुना एक कीजिए, जीरो हो जाएगा, इसका उल्टा एक हो गया। अब एक गुना एक कीजिए, एक हो जाएगा, लेकिन जी इसका उल्टा जीरो हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, दोनों इनपुट एक पर आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक है। इनपुट क्या होता है? एक, और आउटपुट पर जीरो हो जाएगा। ठीक है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल गेट की बात कर लेते हैं। नैन गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नॉन गेट को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि नैंड नैंड का पूरा अर्थ क्या है? क्या हो जाएगा? नॉट नॉट प्लस एंड गेट हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। नैंड गेट का आउटपुट लो कब होता है? क्या होता है? जब एक एक होता है, तब क्या हो जाएगा? आउटपुट लो होता है, यानी कि जीरो हो जाएगा। एक एक गुना एक, एक गुना एक हो जाएगा, यानी उसका उल्टा जीरो हो जाएगा। नैंड गेट को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नैंड गेट को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, नैंड गेट किसका संयोजन है? तो नैंड गेट की बात कर लेते हैं। एंड गेट और नॉट गेट का संयोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
और 5वां नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि ए बराबर 1 और बी बराबर 0 तो आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट इसमें 0 हो जाएगा। सॉरी, 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 सॉरी 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 गुना 0 0 हो जाएगा, इसका उल्टा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसमें ऊपर लगे? नैंड गेट में हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सरल आवर्त गति की बात कर लेते हैं, एस एच एम की बात कर लेते हैं। सरल आवर्त गति की बात कर लेते हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं। वह गति जिसमें त्वरण सदैव माध्य स्थिति में स्थिति की ओर होता है और विस्थापन के समानुपाती होता है। वह गति जिसमें त्वरण सदैव मध्य स्थिति की ओर होता है और विस्थापन के समानुपाती होता है। सूत्र ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, या फिर ए समानुपाती क्या हो जाएगा? माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या हो जाएगा? त्वरण हमेशा विस्थापन की विपरीत दिशा में होता है। त्वरण हमेशा क्या होता है? विस्थापन की विपरीत दिशा में होता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं, स्प्रिंग हो जाएगा, सरल लोलक हो जाएगा, छोटे दोलन, और ट्यूनिंग फोर्क हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। एच एम की बात कर लेते हैं। सरल आवर्त गति की बात कर लेते हैं। किसके समानुपाती होता है? याद रखिएगा, माइनस एक्स के समानुपाती होता है, माइनस एक्स के समानुपाती होता है। अगला है एस एच एम में त्वरण की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। एस एच एम में त्वरण की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। और एस एच एम का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, लोलक हो जाएगा, ट्यूनिंग फोर्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एस एच एम का पूरा नाम क्या है? तो एस एच एम का पूरा नाम की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? मध्य स्थिति पर त्वरण क्या हो जाएगा? मध्य स्थिति पर त्वरण की बात किया जा रहा है। मध्य स्थिति पर त्वरण क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, शून्य होता है। मध्य स्थिति पर त्वरण की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलिए हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, तार का प्रतिरोध। इसको रिवाइज कर लें क्या? चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, तार का प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर बराबर क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन में ए हो जाएगा। प्रतिरोध का सूत्र आर बराबर क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन में ए हो जाएगा। रो एल अपॉन में ए हो जाएगा। प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा? आर बराबर रो एल अपॉन में ए हो जाएगा। जहाँ पर आर क्या है? प्रतिरोध है, एल क्या है? लंबाई है, ए क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि तार को खींचकर लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो मान लें एल बराबर क्या हो जाएगा? 2L के बराबर हो जाएगा। आयतन स्थिर रहेगा, ए डैश बराबर ए बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आर बराबर क्या हो जाएगा? रो 2L अपॉन में ए अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी कि आर डैश क्या हो जाएगा? 4R के बराबर। निष्कर्ष, लंबाई दोगुनी प्रतिरोध 4 गुना, लंबाई दोगुनी करेंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। लंबाई 2 गुना करेंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। प्रतिरोध का सूत्र क्या है? याद रखिए, क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन में ए हो जाएगा, रो एल अपॉन में ए हो जाएगा। प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन में ए हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, लंबाई दोगुनी करने पे प्रतिरोध क्या होता है? तो 4 गुना के बराबर, 4 गुना हो जाता है, यानी 4R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई से ही दोगुनी करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 4R के बराबर हो जाएगा, मतलब लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? याद रखिएगा, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है, मतलब लंबाई पर भी, क्षेत्रफल भी और पदार्थ पर भी निर्भर करता है। मतलब प्रतिरोध जो है ये तीनों पर निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यानी उपरोक्त में सभी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरोधकता का प्रतीक क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का प्रतीक क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है? तो क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर की बात कर लेते हैं। आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर की बात कर लेते हैं। तो आयन मंडल वायु वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है। याद रखिएगा, आयन मंडल क्या है? एक महत्वपूर्ण परत है। यह लगभग 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी कि 60 किलोमीटर कहाँ तक फैला हुआ है? 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। आयन मंडल की बात कर लेते हैं। इसका विशेषता की बात कर लेते हैं। इस इसमें इसमें आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें आयन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और सूर्य की पराबैंगनी किरणों यानी कि यूवी रे को द्वारा गैसों का आयनीकरण होता है इसमें, आयन मंडल में। रेडियो तरंगों का परिवर्तन करता है, लंबी दूरी पर रेडियो संचार यानी वायरलेस संचार भी करता है। वायुमंडल की परतें की बात कर लेते हैं। पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, यानी कि
तापमान मंडल यानी कि और बहिर्मंडल हो जाएगा, ठीक है। बहिर्मंडल यानी आयन मंडल और बहिर्मंडल हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, आयन मंडल मुख्यतः तापमान में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग तापमान मंडल या फिर आयन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आयन मंडल जो है कि 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें आयतन एवं इसमें आयन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और सूर्य की परावैंगनिक किरणों यानी कि यूवी रेज द्वारा गैसों का आयनीकरण होता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, लंबी दूरी पर रेडियो संचार काम करता है, वायरलेस संचार काम करता है। पहला क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल। और तापमान मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं, और बहिर्मंडल हो जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। तो रेडियो तरंगें किस परत में से परिवर्तित होती है, याद रखिएगा, ये आयन मंडल से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल में क्या पाया जाता है, याद रखिएगा, आयन मंडल में क्या पाया जाता है, तो आयन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आयन मंडल किस कारण बनता है, याद रखिएगा, आयन मंडल किस कारण बनता है, सूर्य की यूवी किरणों के कारण बनता है। लंबी दूरी पर रेडियो संचार किससे किससे संभव है, तो क्या हो जाएगा, आयन मंडल से संभव है। अगला बोला जा रहा है, आयन मंडल मुख्यतः किस मंडल में स्थिर है, तो आयन मंडल की बात कर लेते हैं, ये तापमान मंडल में स्थिर है। अब हम लोग बात करते हैं स्वप्रेरक यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करें, इंडक्शन की बात कर लेते हैं। स्वप्रेरक यानी कि सेल्फ इंडक्शन टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। तो देखिए परिभाषा की बात कर लेते हैं, जब कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरकत्व गुणांक की बात कर लेते हैं, एल बराबर क्या हो जाएगा, एन फाई अपॉन में आई हो जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। और एक हेनरी बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 वेबर प्रति एम्पियर हो जाएगा, या फिर 1 हेनरी बराबर वोल्ट गुना सेकंड बटे एम्पियर हो जाएगा, या फिर 1 जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण उपरोक्त सभी था, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसमें से, ठीक है, सभी हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। स्वप्रेरक का सही मतलब क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वप्रेरक किसमें होता है, याद रखिएगा, स्वप्रेरक किसमें होता है, तो उसी कुंडली में होता है, ठीक है, कुंडली में स्वप्रेरक होता है। स्वप्रेरक कहाँ होता है, कुंडली में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी किसका मात्रक है, हेनरी किसका मात्रक हो जाएगा, याद रखिएगा, ये स्वप्रेरक का एसआई मात्रक है, हेनरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरक का कारण क्या है, स्वप्रेरक किसका कारण है, धारा परिवर्तन के कारण स्वप्रेरक होता है। अब अगला नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1 हेनरी बराबर है, तो 1 हेनरी बराबर क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर भी हो जाएगा, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भी हो जाएगा, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उपरोक्त में सभी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, संधारित्र यानी कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। कैपेसिटर, तो संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या हो जाएगा, परिभाषा देख लेते हैं, विद्युत आवेश को संग्रहित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। विद्युत आवेश को संग्रहित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। इसकी संरचना देख लेते हैं, 2 चालक प्लेटें होती है, बीच में पराविद्युतांक होता है, पराविद्युत होता है। धारिता सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में वी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन में वी। और संचित ऊर्जा क्या होता है, यू बराबर 1/CV² हो जाएगा। संचित ऊर्जा यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/CV² हो जाएगा, ठीक है, 1/CV² हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, ऊर्जा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित रहती है, ऊर्जा प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होती है, संचित रहती है। चलिए इसको हम फिर से फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा संधारित्र का, तो विद्युत आवेश संग्रहित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संरचना की बात करते हैं, 2 प्लेटें होती है, बीच में पराविद्युत होता है। और संधारित्र की धारिता की बात कर लेते हैं, सी बराबर क्यू अपॉन में भी हो जाएगा। संचित ऊर्जा की बात करते हैं, यू बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सी बी स्क्वायर हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, ऊर्जा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित रहती है। एमसीक्यू देख लेते हैं, संधारित्र क्या संग्रहित करता है, क्या संग्रहित करता है, विद्युत आवेश संग्रहित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संचित रहती है, तो प्लेटों के एक यहाँ कहाँ जाए, विद्युत क्षेत्र में रहता है, विद्युत क्षेत्र में। संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संचित रहती है, विद्युत क्षेत्र में संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता का एसआई मात्रक क्या है, धारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, सी बराबर क्यू अपॉन वी किसका सूत्र है, धारिता का सूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और 5 नंबर में, संधारित्र में कितनी प्लेटें होती है, तो 2 प्लेटें होती है, आप लोगों को पता है, संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट एवं आरएमएस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आरएमएस का पूरा नाम की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आरएमएस का मान की बात कर लेते हैं, यह एसी धारा का प्रभावी मान होता है।
आरएमएस मान की बात कर लेते हैं, यह एसी धारा का प्रभावी मान होता है, ठीक है। अब हम लोग सूत्र की बात कर लेते हैं, आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन में रूट टू हो जाएगा, और वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन में रूट टू हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। भारत में घरेलू सप्लाई की बात कर लेते हैं, क्या होता है, 220 वोल्ट एसी आरएमएस पर होता है, ठीक है। चलिए इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। आरएमएस का पूरा नाम क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, आरएमएस धारा सूत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन में रूट टू, आई नॉट अपॉन में रूट टू हो जाएगा। आरएमएस मान किसका प्रभावी मान है, याद रखिएगा, एसी करंट का हो जाएगा। आरएमएस मान किसका प्रभावी मान है, तो एसी का हो जाएगा। अब चलिए हम लोग वी आर एम एस की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन में रूट टू हो जाएगा। वी आर एम एस की बात करते हैं, वी नॉट अपॉन में रूट टू हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 220 वोल्ट घरेलू सप्लाई क्या है, 220 वोल्ट घरेलू सप्लाई की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। 220 घरेलू सप्लाई की बात कर लेते हैं, वोल्ट 220 वोल्ट घरेलू सप्लाई की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक परमाणु नाभिक की त्रिज्या की बात कर लेते हैं। परमाणु नाभिक की त्रिज्या, नाभिक क्या, परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक। और नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक की त्रिज्या की बात कर लेते हैं, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आप लोग को पता है नाभिक की त्रिज्या कितना होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसे फर्मी फर्मी भी कहते हैं, फर्मी भी कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, आर बराबर आर नॉट ए टू डी पावर 1/3 हो जाएगा। आर नॉट ए टू डी पावर 1/3 हो जाएगा, जहाँ आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1.2 गुना 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। महत्वपूर्ण याद रखिए, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 10 10 मीटर के बराबर होता है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। चलिए एक बार फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। और नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसे फर्मी भी कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, आर बराबर आर नॉट ए टू डी पावर 1/3 हो जाएगा, जहाँ आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। और महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं, नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, तो अभी आप लोग को बताएं नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। और नाभिक में कौन कौन से कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और 3 नंबर क्वेश्चन में फर्मी किसका मात्रक है, तो फर्मी किसका मात्रक हो जाएगा, लंबाई का मात्रक है। फर्मी किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बराबर आर नॉट ए टू डी पावर 1/3 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो नाभिक की त्रिज्या से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग, अच्छा हाँ, फिजिक्स खत्म हो गया, अब इसके बाद केमिस्ट्री है। देखिए अभी तक हम लोग जितना भी टॉपिक था पढ़ लिए, सरल लोलक पढ़ लिए, द्रव्यमान केंद्र पढ़ लिए, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ लिए, तापीय प्रसार पढ़ लिए, सांद्रता पढ़ लिए, उष्मा गतिकी पढ़ लिए, प्रकाश संवेग पढ़ लिए, अनुनाद पढ़ लिए, प्रतिरोध पढ़ लिए, साइक्लोट्रॉन पढ़ लिए, अपवर्तन पढ़ लिए, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिए, ध्रुवन कोण पढ़ लिए, रेडियोधर्मिता पढ़ लिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पढ़ लिए, नाभिकीय संलयन पढ़ लिए, विस्थापन धारा पढ़ लिए, नैन गेट पढ़ लिए, SHM पढ़ लिए, और प्रतिरोध परिवर्तन पढ़ लिए, आयन मंडल पढ़ लिए, स्वप्रेरित पढ़ लिए, संधारित्र पढ़ लिए, RHS सॉरी RMS मान पढ़ लिए, नाभिकीय त्रिज्या पढ़ ली। इतना टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं इस क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी केमिस्ट्री हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे।